गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज का डिस्कशन है सेल के बारे में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिजम्स जिसे हम कहते हैं जीव, सभी जीव ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। किससे बने हुए हैं? तो बोले सेल से बने हुए हैं। कोई भी जीव हो सेल से बना होगा। अब सेल के आधार पर, सेल के नंबर के आधार पर या तो जीव हो सकता है यूनिसेल्युलर या हो सकता है मल्टीसेल्युलर। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, चाहे एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, बने हुए किससे होंगे? सेल से। तो सेल की बात जब हम करते हैं और जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसके लिए दो कंडीशन है। एक, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा, ये लाइफ के सभी फंक्शन परफॉर्म करता हुआ होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हैं तो वो सेल है, कोशिका है, और उस कोशिका से बने हुआ वो एक ऑर्गेनिज्म है, जीव है। यदि वो सिंगल सेल से बना हुआ है, जैसे कि मैंने कहा अमीबा, मैंने कहा प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है? सिंगल सेल्स, एक कोशिका जीव है। प्रोटोजोन्स है, एक कोशिका से बने हुए। यूकैरियोटिक सेल है, एक सिंगल सेल है जो रिप्रोडक्शन करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, डाइजेशन करेगी, एक्सक्रीशन करेगी, लाइफ के सभी एसेंशियल फंक्शन करेगी। अगर एक ही कोशिका है और वो जीवन प्रदर्शित कर रही है तो हम उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और यदि कोशिकाओं का समूह मिलकर एक जीव बना रहा है तो हम उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ऐसा ही कुछ बताया गया कि सभी जीव ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कुछ में सिंगल सेल होती है और कुछ के अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे बहुत सारी सेल्स होती है। तो दो तरह के जीव होंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। लेकिन एक लाइन लिखती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, अकेले रहने की क्षमता होनी चाहिए और लाइफ के सभी फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए। तब हम उन्हें कहेंगे कि वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आगे बात करते हैं तो इसके आधार पर बोला सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सभी जीवों की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। कौन? सेल। सभी जीवों के, जीवित जीवों के, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके अंदर। ये एक डेफिनेशन हो गई। तो फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल, कोशिका। अब रिसर्च की बात करते हैं तो देखिए सेल का साइज बहुत छोटा होता है और बहुत छोटी कोशिका को देखने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। तो एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे जीवों की स्टडी करना आसान हुआ और जो माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म जीव थे उनकी स्टडी करना आसान हुआ, जिसमें से एक सेल है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो था, इसने सेल को देखा, लेकिन वो कैसी थी? डेड सेल थी, मृत कोशिका थी, प्लांट सेल को देखा था। लेकिन उसके बाद आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा, जीवित कोशिका को देखा और उसके बारे में बताया। लिविंग सेल को देखा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने और डेड सेल को देखा रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने लिविंग सेल के ना न्यूक्लियस के बारे में बताया। रॉबर्ट ब्राउन ने किसके बारे में बताया? न्यूक्लियस, केंद्र के बारे में बताया, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। यूकैरियोटिक सेल को देखा, उसके अंदर न्यूक्लियस को बताया। सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप, और सबसे उन्नत, सबसे बढ़िया माइक्रोस्कोप है, उसका नाम है आज की डेट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
जो वो कई हजार गुना बड़ा साइज करके सेल को दिखा सकता है। सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स है उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी की गई है। ये लाइंस जो है बेटा सबके सब एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो साइंटिस्ट हैं, एक है अपने मैथियास स्लाइडेन, 1838 के अंदर आए। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट यानी जर्मनी से बिलोंग करते थे। बॉटनिस्ट मतलब प्लांट की स्टडी करते थे। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को देखा, उनकी स्टडी की और पाया कि सभी प्लांट किससे मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो स्लाइडेन ने ये बताया कि जितने भी प्लांट हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है थियोडोर स्वान, 1839 के अंदर। इन्होंने एनिमल सेल्स की स्टडी की, एनिमल्स की स्टडी की और बताया कि एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो एक ने बताया प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। स्वान ने बताया कि एनिमल्स सेल से मिलकर बने हुए हैं। डिफरेंट तरह की सेल्स पाई जाती है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में। और स्वान ने बताया कि सेल के चारों ओर एक बाउंड्री पाई जाती है जिसे हम आज की डेट में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे आज की डेट में क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किसने बताया, स्वान ने। इवन प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, इसके बारे में भी स्वान ने बताया। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ये भी किसने बताया, स्वान ने। तो जो स्लाइडेन था उसने प्लांट सेल के बारे में बताया कि प्लांट जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। कहानी खत्म। उसके बाद आया स्वान। स्वान ने कहा एनिमल है वो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बने हुए हैं। स्वान ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और स्वान ने बताया कि प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है सेल वॉल। इसके आधार पर एक थ्योरी प्रपोज की गई जिसे कहते हैं कोशिका सिद्धांत। और क्या बताया गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। स्लाइडेन और स्वान दोनों को मिला दिया, दोनों से मिलकर एक थ्योरी बनी। क्या बनी कि सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं। पर एक प्रॉब्लम थी, सेल से मिलकर तो बने हुए हैं लेकिन वो जो सेल है वो नई कैसे बनती है। तो फिर आया एक नए साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो 1855 के अंदर। 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो ने ये एक्सप्लेन किया कि पूर्व में प्री एक्जिस्टिंग सेल डिवीजन करती है और नई कोशिका का निर्माण करती है और सेल से सेल बनती है। इस तरह से मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनता है या यूनिसेलर जो जीव है उसमें भी डिवीजन होता है तो नई सेल बनती है। तो सेल डिवीजन के बारे में बताया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। और अब नई सेल थ्योरी तैयार हुई जिसके अंदर दो लाइन है, दो स्टेटमेंट है। एक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। और दूसरा, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो स्टेटमेंट है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको अपनी भाषा में बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस पर क्वेश्चन आया हुआ बेटा, क्या इसका मतलब क्या होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उसका मतलब है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीजन से नई कोशिका बनती है। रुडोल्फ विर्चो ने ये बात बताई 1855 के अंदर, 1855 के अंदर। यहां कहानी खत्म हो गई सेल थ्योरी की। उसके बाद एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है, सिंपल ओवरव्यू दे रखा है सेल के बारे में। तो बेटा जब सेल की बात की हमने तो आपने कहा साहब एक तो हो गई प्लांट सेल और एक हो गई एनिमल सेल। ठीक है, मैं कहूंगा ये एक कैटेगरी और बना सकते हैं कि जो सेल है वो या तो हो सकती है प्रोकैरियोटिक या हो सकती है यूकैरियोटिक। सेल दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक पुरानी वाली, यूकैरियोटिक नई वाली, ट्रू सेल।
प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल, कौन सा वाला, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल भी पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, ईआर, गोल्जी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के सब किसके अंदर मिल रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिल रहे हैं। तो सेल की ये कैटेगरी होगी प्लांट और एनिमल की, और उससे और आगे बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिर बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती है यूकैरियोटिक सेल, इनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, इनका साइज डिफरेंट हो सकता है, इनका फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, और कुछ उनके एग्जाम्पल के बारे में बताया गया है। तो देखिए, हाँ, एक कॉमन बात और है, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, इनके अंदर एक तत्व पाया जाता है, राइबोसोम बोलते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है राइबोसोम। Ribosomes are present in both prokaryotic cell as well as eukaryotic cell, but it is not membrane bound structure. It is a ribonucleoprotein. राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। अलग अलग प्रकार का होता है, 70s एंड 80s टाइप का, लेकिन इस पर कोई कोशिका झिल्ली का आवरण नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये सेल में, ये जनरली प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ईआर, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। क्या क्या बोल सकते हैं आप, यहां लिख सकते हो, लाइसोसोम है ना, ईआर, गोल्जी और वैक्यूल्स। ये कह रहे हैं एनसीईआरटी में कि सेल का साइज अलग अलग हो सकता है, शेप अलग अलग हो सकती है, और एक्टिविटीज अलग हो सकती है। माइकोप्लाज्मा, ये याद रखना, माइकोप्लाज्मा को उसने स्मॉलेस्ट सेल बताया है। इसी के अंदर नाम लिखा होगा पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज दे रखा होगा 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास। और यहाँ माइकोप्लाज्मा का साइज दे रखा है 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछे तो बोल देना माइकोप्लाज्मा, कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर। और माइकोप्लाज्मा का ही एग्जांपल है पीपीएलओ, जिसका साइज दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर आएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज हो सकता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी सेल यूकैरियोटिक में हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच की एग की बात करते हैं। फर्टिलाइज जो एग सेल है, एग है ऑस्ट्रिच का, इसमें अभी तक डिवीजन नहीं हो रहा है, क्लीवेज नहीं हुआ है, उसको हम सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल कहते हैं, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। आरबीसी का साइज दे रखा है 0.7 माइक्रोमीटर, 0.7 या 7 माइक्रोमीटर होगा, है ना, इसको करेक्ट करके देखिएगा। और नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है। सेल का साइज भी अलग अलग हो सकता है, कोई जैसे आरबीसी है, डिस्क शेप्ड होती है ना। डिफरेंट टाइप की इम्यून सेल्स हैं, उनके शेप और साइज अलग होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम सेल, कॉलम जैसी स्ट्रक्चर दे रखी है इसकी, ये कॉलम जैसी हो गई। न्यूरॉन है, थ्रेड जैसे होते हैं, ट्रैकीड्स पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। या मेसोफिल सेल्स है, वो ओवल शेप, अंडाकार होती हैं, है ना, राउंड एंड ओवल शेप होती है। तो शेप और साइज यूकैरियोटिक सेल की कुछ डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे आरबीसी की हो गई, ये न्यूरॉन्स हो गए। प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक मेजर डिफरेंस होगा सेल वॉल का। कोशिका भित्ति प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ क्या पाई जाएगी, आप बोलोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी होता है, ठीक है ना। तो ये गोल्जी दे रखा है, ये ईआर दे रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रखे हैं, कुछ वैक्यूल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर से सेंट्रियोल्स हैं,
हाँ, एक और स्ट्रक्चर दे रखी है एनसीईआरटी में, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है जो सेल डिवीजन के लिए काम आता है। सेंट्रोसोम, इसकी भी पूरी डिटेल में हमें जानकारी लेनी है, आगे चैप्टर में आएगा। चलो, थैंक यू।